हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। देखिए, वर्णमाला से संबंधित कुछ टॉपिक रह गए थे दोस्तों, जिसमें हम देखने वाले हैं। देखिए, कारांत इसमें देखेंगे, कारांत क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनियाँ ये क्या होती हैं, अनुनासिक निर्नुनासिक क्या होता है, ध्वनि वर्ण में क्या अंतर होता है, शब्द और पद क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। इसी के साथ बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर भी हम देखने वाले हैं। तो आज हमारी वर्णमाला कंप्लीट होने वाली है। ये पहले बात करते हैं दोस्तों, भाषा क्या है, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात यही करते हैं, हिंदी वर्णमाला या हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं। तो चूंकि हिंदी एक भाषा है, तो भाषा की अगर बात करें तो देखिए, भास धातु से बना है। ये बना है दोस्तों भास धातु से। भास धातु से बना है। और भास धातु का अर्थ होता है दोस्तों आवाज या वाणी। आवाज या वाणी। देखिए, अगर धातु की हम बात करें दोस्तों, तो धातु होती है मूल क्रिया। मूल क्रिया यानी क्रिया का मूल रूप। और आप जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया वह शब्द होते हैं जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता। तो ऐसे ही दोस्तों मूल क्रिया कहते हैं, जैसे मूल क्रिया ये लिख है एक मूल क्रिया। तो इससे सब बाकी क्रियाएं बनेंगी, जैसे लिखना बना लो, लिखता बना लो, लिखती बना लो, कुछ भी इससे बना सकते हैं। तो इसका लिखता लिखती इसका जो मूल है वो है दोस्तों लिख। ऐसे ही भास क्या है, एक धातु है, इसका अर्थ हुआ आवाज या बाणी। चूंकि हम यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हमें भाषा का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। हिंदी शब्द की बात करें तो यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, हिंदी जो शब्द है वो स्वयं किस भाषा का है। तो हिंदी जो शब्द है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसे भी याद रखेंगे। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द। इसके बाद लिपि क्या चीज होती है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी देखिए ऐसे एक अक्षर है बने हुए, या कोई भी एक आकृति जिस रूप में बना दी गई है, जैसे मान लो ये आकृति बना दी गई, ये आकृति बना दी गई, तो इसी को एक नाम दे दिया गया कि ये जो आकृति है, ये आकृति देवनागरी लिपि में होंगी। तो देवनागरी लिपि बन गई। या कुछ आकृतियां इस प्रकार से बना दी गई, A B C, ये देखे होंगे आपने। तो इसको दे दिया गया कि भाई ये रोमन लिपि है, तो ये रोमन लिपि हो गई। तो ऐसे ही जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों, वो लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो लिपि की परिभाषा समझ गए होंगे। जो उकेरे हुए इस तरह से देखिए, जो उकेरे हुए ये इस तरह से जो आकृतियां होती हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। तो किस लिपि को कुछ भी नाम दे दिया जाता है, तो जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे नाम दिया गया है देवनागरी लिपि, ठीक। और जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो है रोमन लिपि। इसके बाद देखिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक लिपि है। ये भी पूछा जाता है, तो देवनागरी लिपि कैसी है, तो वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक लिपि का मतलब होता है जो सिद्ध होती हो। देखिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है ये सिद्ध होती है, इसमें जो भी बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। व्याकरण की बात करें दोस्तों, तो ये बना है वी प्लस अ प्लस करण से। व्याकरण, तो देखिए व्याकरण का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज को भली भांति क्रमबद्ध रूप से समझना, या ये कह दें कि उसे नियम लगाकर समझना। तो हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, तो हमें व्याकरण की भी परिभाषा मूल रूप से आनी चाहिए कि व्याकरण क्या होती है, कि किसी भी चीज को नियम लगाकर समझना या भली भांति क्रमबद्ध रूप से समझना। तो ये चार शब्दावली यहाँ पर हमने देखी है कि भाषा क्या है, कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है आवाज या बाणी। और जो हिंदी शब्द है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो एक फारसी भाषा का शब्द है। और जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और ये एक वैज्ञानिक लिपि है, अर्थात इसमें हर चीज सिद्ध होती है, जो बोली जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। लिपि की बात करें दोस्तों, तो इस तरह से एक चित्र बने हुए होते हैं। तो इन चित्रों को ही जो उकेरे जाते हैं इसे लिपि कहते हैं। जो इस तरह के चित्र हैं दोस्तों, इसे देवनागरी लिपि नाम दे दिया गया। जो इस तरह के चित्र हैं उन्हें रोमन लिपि दे दिया गया, ठीक। व्याकरण का अर्थ मैंने आपको बताया ही कि व्याकरण क्या होती है, तो किसी भी चीज को नियम लगाकर समझना या किसी भी चीज को क्रमबद्ध रूप से समझना व्याकरण कहलाता है। आगे तीन शब्द और हैं दोस्तों, ध्वनि वर्ण अक्षर, इसमें क्या अंतर होता। तो देखिए, यह चीज याद रखेंगे दोस्तों, जो वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो जो ध्वनि है वो है वर्ण का मौखिक रूप, और जो वर्ण है वो है ध्वनि का लिखित रूप। और दोनों में दोस्तों आप जानते ही हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है वहां से, यानी वर्णमाला का मतलब स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन।
इसी में जो चीज हम मुंह से बोल रहे हैं वो क्या है, ध्वनि है, और जो लिख रहे हैं वो क्या है, हमारे वर्ण बन जाते हैं। अक्षर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अक्षर की परिभाषा यह है कि जिसका उच्चारण एक झटके में हो जाए, जिसका उच्चारण एक झटके में हो जाए, एक झटके, या कह दो आघात, आघात में हो जाए, उसे कहते हैं हम अक्षर। तो इसका मतलब जैसे सारे स्वर का उच्चारण हो जाता है कि वह अक्षर हैं, जी हाँ, सारे स्वर दोस्तों अक्षर हैं। व्यंजन की अगर हम बात करें कि व्यंजन अक्षर हैं, तो देखिए व्यंजन अक्षर नहीं है। अगर व्यंजन के साथ स्वर जोड़ दिया जाए, तो व्यंजन प्लस स्वर, तो यह युग्म बन जाता है दोस्तों अक्षर। ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, शब्द, पद और वाक्य क्या है। तो देखिए जो शब्द है इसे कहते हैं दोस्तों हम वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे देखिए कुछ वर्ण ले लिए हमने, ये हा है, और एक व्यंजन हा हो गया, और स्वर हो गया हमारा आ। फिर व्यंजन ले लिया हमने था, और एक स्वर ले लिया बड़ी। ये क्या है, देखिए वर्ण है। अगर इसका हम समूह बना दे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हाथी। तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, यानी एक तरह से ये जो जानवर होता है हाथी, तो ये उसे बता रहा है हाथी को, तो ये अर्थ दे रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द है। अगर देखिए इन्हीं वर्णों का एक समूह बना दिया जाए इस प्रकार से थीहा, तो देखिए यह भी वर्णों का समूह है, लेकिन ये कुछ अर्थ नहीं दे रहा। जब अर्थ नहीं दे रहा तो दोस्तों ये शब्द भी नहीं है। तो शब्द वही होता है जो अर्थ देता है, सही है। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। पद क्या है, तो देखिए शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो, प्रयोग हो जाए, तो वह क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। किस प्रकार से, देखिए एक शब्द है दोस्तों मोहन, एक शब्द है लिखता, सही है, इस प्रकार से है। पत्र है एक शब्द। अब ये शब्द हैं, लेकिन ये पद कब जब बन जाएंगे, जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे। जैसे मोहन पत्र लिखता है। ठीक। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, जब पद परिचय आपको पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर जो मोहन है दोस्तों, ये क्या है कि संज्ञा भी है, और यहाँ पर कर्ता भी है, और जो लिखता है यहाँ पर क्रिया भी है। तो इसके पद को यहाँ पर बता दिया जाता है जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, क्या कौन क्रिया है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, सही है। इस प्रकार से वाक्य से हमें पता चल जाता। तो जब शब्द वाक्य में आते हैं तो उसे पद कहते हैं। और वाक्य क्या होता है, तो वाक्य दोस्तों देखिए जब सार्थक शब्दों का एक समूह ऐसा बनता है जिससे वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है, तो वही वाक्य होता है, सही है। तो वाक्य में सारे के सारे सार्थक शब्द होने चाहिए, और उस वाक्य से कुछ न कुछ जो वो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से सुनने वाले के समझ में भी आना चाहिए, वही क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक। ई ई एवं री क्या है, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है दोस्तों। ई एवं जो री है, ये स्त्रीलिंग वर्ण है, इसे याद रख लेंगे दोस्तों। क्या है, स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक। इसके बाद देखिए मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर। तो जो मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर है दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये तो हमें ही पता होना चाहिए कि चार प्रकार होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। चाहे ये नीचे वाला याद हो ना हो, नीचे वाला याद क्यों ना हो, क्योंकि देखिए अलग अलग विद्वानों ने कहीं ई यहाँ पर रख दिया, कहीं यहाँ पर रख दिया, तो इनको आगे पीछे कर दिया, तो बहुत ही कंफ्यूजन होती है। लेकिन ये जो मैंने रखा है, ये रखा है दोस्तों लूसेंट के अनुसार, लूसेंट के अनुसार है यहाँ से, सही है। लूसेंट के अनुसार, और यहाँ से जो कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आया, तो इसी को सही माना गया है। ना तो अलग अलग है कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी के अनुसार, हरदेव जी के अनुसार, और एक लूसेंट के दूसरे राइटर हैं उनके अनुसार, इनको अलग अलग इसकी परिभाषा के रूप में समझाया गया। तो हमें ये चीज तो याद होनी चाहिए, जो इसके चार प्रकार हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। और लूसेंट वाले याद कर लें आप। संवृत में आते हैं ई उ ऊ, अर्धसंवृत में आते हैं ए ओ, और विवृत में बड़ा एक ही आता है, और अर्धविवृत में आता है छोटा ए बड़ा ओ, और ये डॉक्टर वाला आ, यानी जो डॉक्टर के उसमें यूज होता है। इस तरह से डॉक्टर लिखते हैं, इससे कॉलेज लिखते हैं, अर्धचंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक, वो आता है इसमें। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। यहाँ से प्रश्न भी है, और दोस्तों अनेक यूट्यूब चैनल इसको गलत भी बताते हैं कि कामता प्रसाद जी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 बताते हैं।
43, जो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो देखिए कामता प्रसाद जी की एक किताब है, उसमें से यहाँ से जो भी मैं बताऊंगा वहीं से बताऊंगा, और बिल्कुल सही है वो। कामता प्रसाद जी कहते हैं, देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ये लिखते हैं कामता प्रसाद गुरु जी। फिर लिखते हैं दोस्तों ये, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं। ठीक, याद कर लेंगे इन चीजों को। फिर लिखते हैं ये, जो वर्णमाला है इसका बताते हैं कि इनके दो भेद हैं। इनके दो भेद हैं, कौन कौन से, तो ये बताते हैं दोस्तों। नंबर 1 स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। फिर ये कहते हैं, देखिए, स्वरों की संख्या बताते हैं दोस्तों ये 11, और व्यंजन, व्यंजन की संख्या बताते हैं दोस्तों 33। 33 का से लेकर हा तक वाले व्यंजन इसमें बताते हैं 33। तो इस प्रकार से ये हो गए दोस्तों 44। और ये कहते हैं दो व्यंजन वर्ण और हैं, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार से कुल वर्णों की जो संख्या हो गई वो है 46। ये किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। इन्होंने देखिए अनुस्वार विसर्ग को भी व्यंजन ही माना है। तो 11 स्वर, 35 व्यंजन, और फिर कहते हैं दो व्यंजन वर्ण और हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार से ये कहते हैं जो हिंदी में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 46 है। बिल्कुल सही है दोस्तों, सही है। किसी भी किताब से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सी किताबों में देख करके, और यहाँ से बिल्कुल सटीक मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है ये 46। देखिए, जो ये बताते हैं कि ये है 43, फिर ये कहते हैं कि इन्होंने स्वर की संख्या 11 बताई है और व्यंजन की संख्या 33 बताई है। तो 11 और 33 को अगर ऐड किया जाए तो दोस्तों 44 हो रहा, फिर भी 43 नहीं हो रहा, जो कि देखिए गलत है। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, नवनिर्मित, विदेश आगत, ओब्लिक गृहित ध्वनियां। इनको नवनिर्मित ध्वनियां भी कहते हैं, विदेश आगत ध्वनियां भी कहते हैं, और गृहित यानी ग्रहण की हुई ध्वनियां भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं, देखिए, हम बात करते हैं दोस्तों आगत व्यंजन। इसको बोलते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में कौन कौन आते हैं, देखिए। देखिए, जो उर्दू भाषा के कुछ शब्द हैं दोस्तों, उर्दू भाषा के शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए जो व्यंजन है उनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, जिसे तल बिंदु भी कहते हैं। जैसे का के नीचे लगा दिया, खा के नीचे लगा दिया, गा के नीचे, और जा के नीचे, और फा के नीचे। तो इसको कहते हैं आगत व्यंजन, चूंकि व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगता है, जिस कारण इसको आगत व्यंजन कहते हैं। और ये अरबी फारसी शब्दों के लिए इसमें ग्रहण किए गए हैं हिंदी में, इस कारण इनको अरबी फारसी ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। अरबी फारसी ध्वनियाँ, अरबी फारसी ध्वनियाँ, सही है। ये आगत व्यंजन है, क्योंकि देखिए इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के लिए किया जाता है, इस कारण इनको अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। और चूंकि ये व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, इस कारण इनको आगत व्यंजन भी कहते हैं। जैसे प्रयोग किस तरह से होता है शब्दों में, तो देखिए, आपने गजल लिखा हुआ देखा होगा, तो गजल इस तरह से लिखा जाता है, गजल। या जरा लिखा हुआ देखा होगा उर्दू का, तो उर्दू का जरा होता है, ये जा के नीचे बिंदी लगेगी। अगर देखिए इसका मतलब होता है जरा का थोड़ा सा, थोड़ा सा, सही है। अगर जरा हिंदी में बिना बिंदी के लिख दें जरा, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों बुढ़ापा, सही है। तो अगर हम बिंदी लगा देंगे तो ये उर्दू का शब्द बन जाएगा जरा, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कुछ। जैसे हम कहते हैं ना यार पेपर में यार थोड़ा सा समय और मिल जाता है, तो कुछ कहते हैं यार हाँ यार जरा सा समय और मिल जाता है, जरा सा, बस जरा सा। तो ये जो जरा होता है थोड़े से अर्थ में, वो उर्दू का शब्द है जरा। अगर हिंदी में यानी बिना नुक्ता वाले लिखेंगे जरा, तो उसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक, दूसरा है दोस्तों, है आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर में क्या आता है, तो आगत स्वर में ये चंद्रबिंदु, जो अर्धचंद्र वाला आता है ये, जिसका अंग्रेजी शब्दों में सही से उच्चारण देने के लिए, जैसे डॉक्टर लिखना हो, तो इस प्रकार से डॉक्टर, कॉलेज, कॉलेज, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसको आगत स्वर कहते हैं, सही है। आगत स्वर, क्योंकि देखिए बात करें, यह है आगत व्यंजन और यह है आगत स्वर, तो इन सभी को कहते हैं आगत ध्वनियाँ, नवनिर्मित ध्वनियाँ। एक दोस्तों नवनिर्मित कह दें, यह हिंदी वर्णमाला में एक नया शब्द जोड़ा गया है अगस्त 2024 से। किसने, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शब्द जोड़ा है, केंद्रीय
हिंदी निदेशालय द्वारा। कौन सा है? तो इस प्रकार से जो ये ला होता है, ला, ये जो ला होता है ये, जैसे हरियाणवी में अगर कोई लड़का है वो कपिल नाम लिखता है तो वो इस प्रकार से लिखेगा, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है कपिल नाम से होता है, कपिल। तो इसको जो रखा है दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने नवनिर्मित या विदेश, इसी वाले में रखा है, नवनिर्मित ध्वनियों के अंतर्गत। तो अगर कुछ कहें कि इसके आने के बाद जो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो संख्या पर कोई भी असर नहीं है, क्योंकि जब हम हिंदी में कुल वर्ण गिनते हैं तो दोस्तों हम इनको, जो ये विदेश से आगत ध्वनियां हैं, ये गृहीत ध्वनियां हैं, इनको नहीं जोड़ते हैं, इस प्रकार से इसे भी हम नहीं जोड़ेंगे। तो कुल वर्णों की संख्या अभी अभी भी दोस्तों 52 ही है, ठीक। जो पहले थी 52, वह अभी भी 52 ही है, क्योंकि हम जैसे इन्हें नहीं जोड़ते नवनिर्मित ध्वनियों को, तो इसी प्रकार से इसको भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक। तो कुछ यूट्यूबर हैं जो इसको बता रहे हैं कि इसके आने के बाद हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 53, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, कारांत क्या होता है। तो देखिए, कारांत की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों से अंत होना, से अंत होना, ठीक। अब देखिए, जब किसी शब्द के अंत में कोई स्वर आता है तो वह स्वर दोस्तों उस शब्द का कारांत कहलाता है। जैसे ध्वनि, एक शब्द है ध्वनि, तो इसके अंत में देखें तो छोटी ई आ रही है। तो जब छोटी ई आ रही है तो ये जो शब्द है ये इकारांत हो गया। किसका रांत हो गया? इकारांत, इकारांत। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे परीक्षा है, परीक्षा, तो इसके अंत में कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, तो ये क्या बन जाएगा? आकारांत बन जाएगा, आकारांत। तो यह चीज हम याद रखेंगे कि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जो स्वर आता है वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है, कारांत कहलाता है। ई है तो इकारांत हो जाएगा, आ है तो आकारांत हो जाएगा, ठीक। तो कारांत का शाब्दिक अर्थ होता है से अंत होना।